हेलो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल एनसीईआरटी पुस्तक। कक्षा 12 की जो भूगोल है एनसीईआरटी की, उसके परीक्षा उपयोगी तथ्य या नोट्स। तो नोट्स के माध्यम से हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी विषय को पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत का भूगोल विषय, जो हमारी दूसरी पुस्तक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसका पहला पाठ है जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो आज की कक्षा में इन सब बिंदु को कवर करते हुए हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य तथ्य और परिचय। तो इस पाठ की जो जनसंख्या का पाठ है, इसके मुख्य तथ्य क्या है? तो कुल जनसंख्या जो किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर। विद्यार्थियों, आपको जैसे कि पता है कि वर्तमान में 2026 में जनगणना चल रही है और जनगणना चल रही है और यह जनगणना, इस जनगणना के जो आंकड़े हैं वो 2027 में आने वाले हैं। कब आएंगे इसके आंकड़े? 2027 में। 26 में चल रही है, उसके आंकड़े मार्च या अप्रैल 2027 तक आएंगे। तो तब तक हमारे जो पुराने आंकड़े हैं 2011 के अनुसार, वो हम पढ़ रहे हैं। और आपकी बोर्ड की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी और ये आंकड़े वैसे बाद में आएंगे। और आप पाठ्य पुस्तक में पहले भी आ जाएं तो भी आपके ये वाले नए आंकड़े पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी तक 2011 के ही आंकड़े हैं। तो हम 2011 के अनुसार वर्तमान अब जो जनसंख्या देखें, भारत की जनसंख्या वो कितनी है? 121.8 करोड़। तो भारत की जनसंख्या आपको याद रखनी है, 121.8 करोड़ है। और विश्व में स्थान, तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक स्थान की बात करें तो चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। यानी दुनिया के सभी देशों में, संसार या विश्व में जो सभी देश हैं, उनमें जनसंख्या में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? चीन। और चीन के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो आप कहेंगे द्वितीय। और क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल बनाम जनसंख्या। भारत के पास कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के पास कुल क्षेत्रफल है 2.4% भूभाग है। और जबकि यहाँ की जो जनसंख्या है भारत की, वो कितनी है? 7.5%। तो भूभाग कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो इस भूभाग की दृष्टि से तो कौन सा 7वां स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आ गया? दूसरा। जनसंख्या के आधार पर और जनगणना, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आंशिक जो टुकड़ों में हुई थी, तो वो कब हुई थी? 1872 में। जबकि संपूर्ण व्यवस्थित जनगणना कब से शुरू हुई? तो 1881 में। पहली 1872 में और व्यवस्थित और विधिवत जो शुरू हुई वो 1881 में। तो ये सन आपको याद रखने हैं। आगे है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का वितरण हमने विश्व के भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ा था, दूसरा पार्ट, विश्व की जनसंख्या। तो उसमें हमने पढ़ा था कि विश्व में भी जो जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। वैसे भारत की जनसंख्या का भी वितरण एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो प्रादेशिक पैटर्न के अनुसार देखें तो अत्यधिक जनगणना जनसंख्या वाले राज्य, तो अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है
वो कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला या जनसंख्या की आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर, और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार तीसरा, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये क्रमशः घटते क्रम में लिखे गए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 राज्य हैं वो देश की पूरी आबादी का कितना % हिस्सा रखते हैं? 50%। यानी पूरे भारत में जो जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या इन 5 राज्यों में ही निवास करती है। निम्न जनसंख्या वाले राज्य, तो निम्न यानी कम, बिल्कुल कम आबादी का कौन से राज्य में? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्वी 7 राज्य हैं उसके बाद उनका नंबर आता है। तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात नहीं करें, सबसे ज़्यादा आबादी तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी और सबसे कम सिक्किम की। तो ये फैक्ट एक तो याद रखना ही है, उसके बाद 5 याद रखो तो आपके लिए अच्छा है। आगे हैं वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भौतिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक आर्थिक कारक और ऐतिहासिक कारक। तो भौतिक कारक में क्या क्या आएंगे? तो इसमें समतल मैदानी भूभाग, समतल मैदान भाग है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, उपजाऊ मृदा है वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, और अनुकूल वातावरण और जल की उपलब्धता जहाँ पर मिलेगी, जल जल्दी से मिल जाएगा वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। जिससे उदाहरण भारत में ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर का विशाल मैदान, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा और यमुना का और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो उस विशाल मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। समतल भी भाग है और वहाँ जल की सुलभता भी है, जल भी आसानी से मिल जाता है। और तटीय क्षेत्र में तटों के किनारे व्यापार की दृष्टि से लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार भौतिक कारकों में हमें ये उदाहरण याद रखने हैं और इसका विवरण थोड़ा थोड़ा याद रखना है। सामाजिक और आर्थिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो कृषि विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनिज संसाधन की प्रचुरता। तो ये सब कारक हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कारक के आधार पर ये सब निर्भर करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ कहाँ है भारत में? तो ये छोटा नागपुर का पठार है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, तो जहाँ उद्योग ज़्यादा हैं और नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। उद्योग ज़्यादा है तो वहाँ काम करने के लिए लोग जाते हैं, तो गाँवों से शहरों की ओर जाते हैं, तो वो नगरीकरण भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। और खनिज की संसाधनों भी ज़्यादा है, वहाँ पर खनिज भी ज़्यादा पाए जाते हैं। इस खनिज, क्योंकि उद्योग चलते किसके आधार पर चलते हैं? खनिजों के आधार पर, इसलिए जहाँ खनिज ज़्यादा होंगे वहाँ उद्योग भी ज़्यादा होंगे। ऐतिहासिक कारक की बात करें तो प्रारंभिक मानव बचाव और प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं और स्थायी कृषि, इस ऐसे क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र। तो इस प्रकार भारत में भी, जैसे विश्व में भी अलग अलग स्थान पर जनसंख्या का वितरण अलग अलग था, वैसे भारत में भी जनसंख्या का वितरण अलग अलग है। आगे देखें हम तो जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। तो जिससे 1 किलोमीटर इधर से ले लिया, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ये वर्ग बना। तो वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का एरिया इधर लिया, 1 किलोमीटर का एरिया इधर से, 1 किलोमीटर का इधर से और 1 किलोमीटर का इधर से, इस प्रकार वर्ग किलोमीटर बना। वर्गाकार क्षेत्र बना, वो भी किलोमीटर की अपने दूरी ली, तो वो कहलाता है प्रति वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को। अब इसके अंदर कितने लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में?
वर्गाकार क्षेत्र में, तो वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? तो कुल जनसंख्या, जैसे भारत की कुल जनसंख्या है उसमें भारत का क्षेत्रफल है उसका भाग लगा देंगे तो जन घनत्व आ जाएगा। तो वर्तमान में 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर देखें तो भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में वर्गाकार क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं औसत रूप से। ठीक है, क्योंकि ये औसत है। अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों में कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, तो राज्यवार घनत्व के मुख्य आंकड़े। तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ये भारत का पूरा कितना है? वो तो औसत रूप से 382 है, लेकिन कहीं किसी राज्य में कम होगा, किसी राज्य में अधिक होगा। इस प्रकार से ये तो औसत निकाला हुआ है सभी का मिला के। अगर अलग अलग राज्य की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। सबसे ज़्यादा जो 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे अधिक सघन लोग रहते हैं वो किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। कितने रहते हैं? तो 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1106, मतलब 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। इसलिए बिहार है जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला, यानी सर्वाधिक लोगों का घनत्व कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे कम, तो सबसे न्यून घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ केवल कितने रहते हैं? 17 लोग। यानी 1 किलोमीटर वर्गाकार क्षेत्र के दायरे में केवल कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। तो सबसे ज़्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। संख्या भी ध्यान रखनी है, 1106 बिहार में और 17 अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, इससे सबसे ज़्यादा और कम वाले इस राज्य का स्थान भी आपको मैप में ध्यान होना चाहिए। मैप में कहाँ पर है? क्योंकि मानचित्र में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वहाँ सीधा ही आ जा सकता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य को दर्शाइए, या फिर सीधा ही आ जाता है बिहार को दर्शाइए और अरुणाचल प्रदेश को दर्शाइए। तो आपको वहाँ पर नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये कहाँ है वो आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हमने दोनों राज्यों की बात की थी, सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कहाँ लोग कम रहते हैं और कहाँ ज़्यादा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। और कितने हैं? दिल्ली में है 11,320। घनत्व के रूप में कृषि विज्ञान हेतु, अभी कृषि विज्ञान में अलग अलग परिभाषाएं पूछते हैं, तो आपकी तो कृषि विज्ञान है नहीं, लेकिन आपको इन परिभाषाओं को थोड़ी ध्यान रखना है। प्रश्न आ भी सकता है कि कायिक घनत्व किसे कहते हैं? तो अगर कुल जनसंख्या अपने भारत की है उसमें से निवल कृषि क्षेत्र, मतलब कृषि करने वाले लोगों की संख्या का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? कायिक जनसंख्या जनघनत्व आ जाएगा। और कृषि घनत्व तो कुल कृषकों की, यानी जो किसान हैं उनकी निवल कृषि क्षेत्र में भाग दे देंगे तो उस क्या आ जाएगा? कृषि घनत्व आ जाएगा। जिससे कृषक जनसंख्या बराबर कृषक, मजदूर और उन पे आश्रित लोग सभी गिना जाते हैं। कृषक जनसंख्या में कौन कौन गिना जाता है? तो कृषक भी गिना जाएंगे, कृषि के मजदूर भी गिना जाएंगे, और उन पे आश्रित जो लोग हैं वो भी, उनके परिवार वाले भी गिने जाएंगे। तो इस प्रकार से कृषि विज्ञान में जो पूछा जाता है उसके बारे में भी यहाँ थोड़ा हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि की प्राअवस्थाएं, यानी जनसंख्या वृद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से बढ़ी है, तो उसको 4 प्राअवस्थाओं में बांटा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्राअवस्थाएं? 4। तो 1901 से लगाकर 2011 तक के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रमुख प्रावस्थाओं में बांटा गया है।
तो प्रावस्था क है वो चली थी 1901 से लगाकर 1921 तक। ये इसमें स्थिर वृद्धि हुई थी, मतलब वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई थी, यानी स्थिर थी जनसंख्या। तो क्यों? क्योंकि उस समय उच्च जन्म दर थी, तो मृत्यु दर भी कैसी थी? उच्च थी। लोगों की जन्म जितनी होती थी उतने ही मरते भी थे, इसलिए जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई और स्थिर रहा। जनसंख्या क्या हुआ? स्थिर रही। तो क्यों? इसका कारण क्या था कि जन्म दर तो थी लेकिन मृत्यु दर अधिक क्यों थी? तो उस समय क्या था? स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, यानी हॉस्पिटल वगैरह की कमी थी, और उसमें जो सुविधाएं अस्पतालों में उसमें भी इतनी विकसित नहीं हुई थी, इसलिए लोग हॉस्पिटल जाते थे तो भी वहाँ भी मर जाते थे। तो इस कारण उस समय में 1901 से लगाकर 1921 के काल में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसी थी? स्थिर थी। 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर -0.31 दर्ज की गई। मतलब 10-10 साल में जनगणना होती है, तो 2001 1901 के बाद 1911 में हुई होगी, और उसके बाद 1921 में हुई होगी। तो जो 1911 से लगाकर 1921 के जो 10 वर्ष का अंतराल में जो जनगणना हुई, उसमें क्या हुआ? ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी जनसंख्या वो बढ़ी नहीं, अपितु क्या हुआ? घटी। तो कितनी घटी वो भी प्रतिशत आपको ध्यान रखना है। और इसलिए 2021 का जो वर्ष है उसे क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रेट डिवाइड है, यानी दोनों तरफ बांटता है। किस किस तरफ बांटता है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या इधर भी पहले भी बढ़ रही थी, और एक साल बीच 10 साल के अंतराल में 1911 से 1921 के बीच में घटी, और उसके बाद में वापस बढ़ना शुरू हो गई। तो इसलिए ये बांटने वाला काल है, वर्ष कौन सा? 2021। इसमें ही घटी थी, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। कौन से वर्ष को? 1921 को। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रावस्था ख। तो क की बात कर ली, तो क में हमने क्या क्या पढ़ा कि काल कब से प्रावस्था क का, और उसमें स्थिर जनगणना जनसंख्या क्यों रही उसका, और महान विभाजक वर्ष क्या है। तो ये पॉइंट आपको फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। आगे है प्रावस्था ख। तो प्रावस्था ख 1921 से 1951 तक रही, और इसमें निरंतर वृद्धि हुई। यहाँ स्थिर वृद्धि थी और यहाँ निरंतर वृद्धि, बढ़ती ही जा रही है जनसंख्या। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लोग मरते थे, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। लेकिन इस काल में प्रावस्था ख में 1921 से 1951 तक के काल में स्वास्थ्य में सुधार हुआ, यानी हॉस्पिटल में विकसित हुए, तो उसके कारण मृत्यु दर है वो तेजी से गिरावट हो गया। जन्म दर तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई। तो जन्मने वाले ज़्यादा हैं और मरने वाले कम हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी। इस प्रकार यहाँ निरंतर वृद्धि हुई 1921 से 1951 के काल में, जिसे प्रावस्था ख कहा जाता है। उच्च जन्म दर बनी रही, जिससे जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। जन्म दर तो ज़्यादा रही और मृत्यु दर कम हो गई, उसके कारण जनसंख्या तेज गति से बढ़ती ही रही। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला है प्रावस्था ग। प्रावस्था ग। तो प्रावस्था ग का समय जो है 1951 से लगाकर 1981 तक, और ये जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम विश्व की जनसंख्या के पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है कि सर्वाधिक वृद्धि होना, जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं में तीव्र सुधार, मृत्यु दर में कमी, और जबकि प्रजनन दर उच्च बनी रही, मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई और जन्म दर उच्च ज़्यादा हो गई। तो इसके कारण वार्षिक वृद्धि दर 2.2 तक पहुंच गई, जिससे जनसंख्या
विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा है? तो प्रावस्था ग आपको ध्यान रखना है 1951 से लगाकर 1981 तक। फिर प्रावस्था ग 1981 से वर्तमान तक। तो 1981 से अभी तक चल रहा है समय, वहाँ तक जो कहलाता है समय वो प्रावस्था ग में आता है। इसमें जनसंख्या बढ़ रही है परंतु वृद्धि दर में गिरावट दर्ज है। कारण विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री साक्षरता में सुधार और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभाव। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, क्या हो रहा है? जनसंख्या तो बढ़ रही है, जैसे 1981 में थी तब से अभी तक 2011 में भी बढ़ी, तो बढ़ तो रही है लेकिन जो प्रतिशत है, जैसे 10 साल में कभी कभी 3% बढ़ी थी, उससे पहले उसके बाद में 5% बढ़ी थी। ऐसे परसेंट धीरे धीरे हर 10 साल में बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो 1981 से वर्तमान का समय, इसमें परसेंट जो परसेंट में बढ़ रहा है, बढ़ रही थे, घटित केवल एक वर्ष में थी 1911 से 51 में, बाकी बढ़ रहा है लेकिन प्रतिशत में कमी आ रही है। जैसे 5% था तो वापस 4% हो गया। इससे जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रतिशत में कमी आ रही है, तो इसी को कहते हैं घटती दर। जनसंख्या की जो दर है वो क्या हो रही, घट रही है। और उसका कारण क्या है? विवाह की आयु में वृद्धि, विवाह देरी से करते हैं लोग तो उसके कारण। और दूसरा है स्त्री साक्षरता में सुधार और परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इनका प्रभाव पड़ने से जो प्रतिशत है वो उसमें गिरावट दर्ज हुई। जनसंख्या का संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन। अब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय कितनी है? ग्रामीण मतलब गाँव में रहने वाली। तो भारत में ज़्यादातर जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? ज़्यादातर आबादी गाँवों में निवास करती है। और कितने प्रतिशत है भारत की कुल जनसंख्या का? 68.8% है वो तो ग्रामीण जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। और नगरीय जनसंख्या है वो 31.2%। और आर्थिक अवसरों और औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण में तीव्र गति से जारी है। यानी अब धीरे धीरे ये 68% है, वो हो सकता है 2026 की जनगणना के आंकड़ों में लगभग 50-50 हो जाए, इधर कम हो जाए और इधर बढ़ जाए। तो इस प्रकार बदलाव देखने को मिलेगा 2026 की जनगणना के में। अब हमें आगे है भाषाई संगठन। तो एक वैज्ञानिक थे, ग्रेसन के सर्वेक्षण के अनुसार 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। प्रमुख 4 भाषा परिवार हैं। तो उनमें कौन कौन से भाषा परिवार हैं देखते हैं हम। भाषा परिवार के आधार पर, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है उसके आधार पर अगर जनसंख्या का विभाजन करें तो मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। यानी इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग कितने कितने प्रतिशत हैं? तो ये है इंडो आर्यन बोलने वाले, भारतीय आर्य कहे जाते हैं। और 73% लोग इस भाषा को बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में। यानी उत्तर जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसमें, और पश्चिम में, और मध्य भारत तक ये लोग निवास करते हैं। उसके बाद आगे देखें तो ऑस्ट्रिक या निषाद, तो ये 1.38% मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र और हिमालय, तो हमारा क्षेत्र भी लगभग इसी में आता है। फिर चीनी तिब्बती, किरात, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय क्षेत्र। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र है ये पूर्वोत्तर और हिमालय, वो भी चीनी और तिब्बती, क्योंकि पास में एरिया पड़ता है उधर से लोग उस भाषा का प्रचलन ज़्यादा है, चीनी और तिब्बती का। धार्मिक व्यवसायिक संगठन, धर्म के आधार पर लोग 2011 की जनसंख्या के आधार पर देखें तो 79.8% लोग हैं वो हिंदू हैं, और 14.2% मुस्लिम, उसके बाद 2.3% ईसाई, और 1.7% सिख,
और बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। तो सबसे ज़्यादा है भारत में जो धार्मिक वर्ग के आधार पर वो कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम वर्ग, उसके बाद ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। तो इनका क्रम थोड़ा ध्यान रखना, क्रम के से जमाने के लिए भी प्रश्न बन सकता है। कार्यशील जनसंख्या यानी कार्य करने वाले लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। तो यानी वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करें, यानी 6 महीने, 12 महीने में से जो 6 महीने काम करता है तो उससे क्या कहेंगे? मुख्य श्रमिक कहेंगे। और 183 दिन से कम काम करता है तो उसे सीमांत कृषक कहेंगे। और कोई कार्य ही नहीं करता है, जैसे बच्चे हैं, वृद्ध बूढ़े हैं और छात्र हैं पढ़ने वाले, तो ये अश्रमिक में आते हैं, ये इनको श्रमिक नहीं गिना जाएगा। और श्रमिक दो प्रकार के बता दिए, मुख्य और सीमांत। तो मुख्य होते हैं वो 183 दिन या 6 महीने काम करते हैं तो उसको मुख्य श्रमिक कहेंगे, और 183 दिन से कम काम करते हैं तो उसको सीमांत श्रमिक कहेंगे। आर्थिक क्षेत्र भागीदारी, प्राथमिक क्षेत्र में पूरी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि के कार्य करता है? तो 54.6। और द्वितीयक और तृतीयक, द्वितीयक में आते हैं उद्योग और तृतीयक में आती हैं नौकरी या सेवाएं। तो इन दोनों का मिला के कितने लोग काम करते हैं इसमें? 45.4%। अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला है नक्शा। तो हमने आज जो पढ़े फैक्ट, उसमें से आपके इस पाठ के आधारित मैप में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है और कहाँ है? तो आपको दिखेगा, ये भारत का मैप है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी थी, तो आपको यहाँ दिखेगा ऊपर की ओर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है? क्षेत्र भारत में कौन से राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है? तो राजस्थान। और जनसंख्या में, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे कम तो हमने पढ़ा था अभी, सिक्किम। कहाँ पर है? ये रहा येलो कलर में। उसके बाद घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा लोग रहते वो कहाँ थे? बिहार में। कितने थे? 1106, 1106 लोग लगभग। तो ये बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 1106। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ लिया जाए कहाँ है मैप में, तो बिहार है। और बिहार ये रहा। उसके बाद सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ थी जनघनत्व? जनघनत्व का सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा, दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको मुख्य रूप से ये जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, इन्हीं राज्यों में से परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि नक्शे में भरने के लिए राज्य का नाम आ जाएगा इनमें से, और आपको भरना पड़ेगा। तो आपको ये मैप में सभी राज्यों के, और राज्य नहीं आई तो उसकी राजधानी भी पूछ सकते हैं, इसलिए राज्य और राजधानी आपको याद होनी चाहिए और कौन सी कहाँ है। तो इस प्रकार आप पढ़ते रहिए और अपना जो ज्ञान है, अपना जो कौशल है उसको बढ़ाते रहिए, और हम आपके लिए इससे ही कक्षा लेकर आते रहेंगे। आज हमने प्रयास किया था कि लाइव क्लास के माध्यम से ये क्लास ली जाए, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण लाइव क्लास हो नहीं सकी। तो हम इसी प्रकार वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करते रहेंगे और आप उनसे विधिवत पढ़ते रहना। और हो सकेगा जो प्रश्न उत्तर करेंगे वो हम लाइव क्लास से कर सकते हैं, अगर लाइव क्लास ढंग से चल गई तो।
तो विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें, और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।